हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। मैं हूं सवनीत और इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ अपना लाइफ एक्सपीरियंस विद किडनी डिजीज़ एंड आफ्टर ट्रांसप्लांट शेयर करती हूं। आज की वीडियो मैं बहुत लेट बना रही हूं, उसके लिए बहुत सॉरी, क्योंकि आई थिंक मुझे लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी वो जनवरी मंथ में डाली थी और अभी ये वीडियो आ रही है। और टाइटल से आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में है। जी हाँ, मैं लंग इन्फेक्शन के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि अभी मुझे फिर से सेम प्रॉब्लम हुआ है। उसका क्या रीज़न है और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और जो मुझे इस एक्सपीरियंस से कुछ ऐसी बातें पता चली है जो मैं चाहती थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम जिन जिन चीज़ों पे हम ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन अगर हमें पहले से पता हो तो हम इस तरह के इन्फेक्शन से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो सबसे पहले लंग इन्फेक्शन के बारे में बात करती हूँ कि मुझे वो लंग इन्फेक्शन कैसे हुआ। एक्चुअली जब मैं जनवरी मंथ में मैंने ये वीडियो डाली थी, उसके बाद हमारा प्लान था ये पंजाब जाने का, क्योंकि हम लोग हर साल जाते हैं चंडीगढ़ में। और लास्ट ईयर भी जब मैं गई थी तब भी आई थिंक ये प्रॉब्लम आई थी मुझे, और इस बार हम लोग फिर जाने वाले थे। हमारी टिकट वगैरह सब बुक हो चुकी थी। हम मार्च मिड में जाने वाले थे, क्योंकि ऑलमोस्ट तब मैं फ्री होती हूँ। सडन किसी की बहुत क्लोज डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से हमें 7 फरवरी को ही यहाँ से निकलना पड़ा। और उसकी वजह से हमने जो मिड मार्च की टिकट्स करवाई थी अपनी, वो हमें कैंसिल करवा के पहले करवानी पड़ी। लेकिन जो हमारी रिटर्न की टिकट्स थी वो ऑलरेडी हो चुकी थी, वो अप्रैल के फर्स्ट वीक के बाद की टिकट थी। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, हम पहले जाते हैं। अगर हम वहाँ पे जाके उसके बाद हम जो वापस आने की टिकट है उसको क्या करना है, पहले करवानी है या वही रहने देनी है, तो वो बाद में जाके सोचेंगे। तो हम लोग 7 फरवरी को यहाँ से निकले थे। हमें नहीं पता था कि हमें कितना टाइम लगने वाला है वहाँ पे, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। जब भी हम इस बार मैं सीधा अपनी मम्मी के घर पे ही गई थी, क्योंकि प्रॉब्लम वहाँ पे ही थी। और वहाँ पे हम लोग रुके। वो सारी चीज़ें जो डेथ के बाद जो सारी होती है, वो सारी काम पूरे करने के बाद हम लोग चंडीगढ़ में चले गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स वहाँ पे रहते हैं। तो जैसे ही हम चंडीगढ़ पहुँचे, कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन चौथे पंजवें दिन में जाके मुझे हल्का हल्का गले में थोड़ा से खराश के जैसा फील होने लगा, कि मुझे तो कुछ तो फील हो रहा था कि मेरे गले में कुछ तो प्रॉब्लम है। मे बी वो वेदर चेंज की वजह से था, कि पता नहीं कुछ खाने पीने की वजह से था, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन जैसे ही मुझे थोड़ा थोड़ा वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, मैंने अपने डॉक्टर को कॉल किया। और मेरे डॉक्टर को पता था कि मैं चंडीगढ़ में गई हुई हूँ, और उनको सब चीज़ें ऑलरेडी पता थी कि मैं पहले भी गई थी वहाँ पे, तो ये सारी प्रॉब्लम हो चुकी थी। फिर उन्होंने मुझे कफ सिरप दिया कि आप ये ले लो और हो जाएगा आपका ठीक। जैसे ही मैंने वो कफ सिरप लेना स्टार्ट किया, 1 वीक तक मैंने वो लिया, लेकिन कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा उससे। तो मैंने दोबारा से वो फिर से मंगवा लिया, मतलब सेकेंड टाइम फिर से मंगवाया कि ठीक है, मुझे थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। एक्चुअली मैं नहीं चाहती थी कि वहाँ पे मैं किसी और डॉक्टर को दिखाऊं, क्योंकि जो लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस है वो मेरा अच्छा नहीं था। और मैं थोड़ा सा डर भी गई थी कि अगर मुझे ऐसा ना हो कि मुझे इधर के डॉक्टर्स के अभी चक्कर मारने पड़े। इसलिए मैंने वो सेकंड बॉटल भी ख़त्म की, लेकिन कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। जब मैंने वो सेकंड सिरप बॉटल भी ख़त्म की, तो भी मुझे कुछ भी रिलीफ नहीं मिला था। और जो मेरी कफ थी, अभी जो गले की हल्की हल्की खराश थी, वो अभी खांसी में चेंज हो चुकी थी। तब तब मैंने फिर से डॉक्टर को कॉल किया, तो उन्होंने कुछ टेस्ट बोले। तो पहले की बात तो मैं टेस्ट करवाना नहीं चाहती थी, दूसरा मुझे आधे टेस्ट वो सुनाई ही नहीं दिए, और मैंने पूछा भी नहीं डॉक्टर को ज़्यादा सीरियसली, क्योंकि मैं नहीं करवाना चाहती थी। मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। तो ठीक है, ऐसे ही, मतलब अभी वो ख़त्म तो हो गई थी मेडिसिन, लेकिन अभी मैं कुछ भी मेडिसिन नहीं ले रही थी, कोई कफ सिरप वगैरह कुछ भी नहीं ले रही थी। लेकिन हाँ, खांसी वैसे ही आ रही थी, कभी बहुत ज़्यादा हो जाती थी, रात के टाइम पे ज़्यादा हो जाती, दिन में भी फिर वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। देन वो मार्च मंथ, फेब में हम लोग गए थे, इतने टाइम में मार्च मंथ स्टार्ट हो चुका था। तो पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग वापस चले जाते हैं, क्योंकि अभी ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन लास्ट ईयर में जो मुझे खांसी की प्रॉब्लम हुई थी, उसके साथ मुझे फीवर आ रहा था, बहुत वीकनेस थी, बहुत बुरी हालत थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था, ना मुझे वीकनेस लग रही थी, ना ही मुझे खाने पीने में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ कुछ भी फील नहीं हो रहा था। लेकिन हाँ, बस खांसी आ रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। इतना तो मुझे समझ में आ गया था, कुछ तो इन्फेक्शन जो है हो चुकी है, और ऑलरेडी वो खांसी की प्रॉब्लम हो रही है। तब बंदा डर जाता है जब उसे पहले भी वो प्रॉब्लम हो चुकी होती है। लेकिन जब हमने टिकट्स चेक की, तो टिकट्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली जा रही थी,
सेकेंडली वो टिकट मिल भी नहीं रही थी। रीज़न था कि उस टाइम पे उस मंथ में होली पड़ रही थी और उसकी वजह से आई थिंक 25 मार्च को होली था और उसकी वजह से टिकट्स का मिलना डिफ़िकल्ट था। अगर मिल भी रही थी तो उसका हॉल्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि अभी जाने देते हैं, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है जब हम ट्रैवल करते हैं और रास्ते में बहुत लंबा लंबा हॉल्ट मिलता है। फिर हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, अभी जो टिकट है उसी में जाएंगे। अभी जैसे भी है वैसे ही, जो चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। तो हम लोग 8 अप्रैल को वापस आए, पूरे 2 महीने के बाद। आने के बाद मैं कभी भी ऐसे रिपोर्ट्स नहीं करवाती तुरंत, और मुझे कुछ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब खांसी की प्रॉब्लम थी लेकिन कोई और इशू नहीं थे, मतलब कोई वीकनेस लग रही है, कोई फीवर है, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं थी। हम लोग आए, हम लोगों ने घर का जो भी 2 मंथ घर बंद पड़ा था, सारा घर का क्लीनिंग वगैरह की। लेकिन एक दिन छोड़कर नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरी पूरी नेक और शोल्डर और बैक जो है वो पूरी ऐसे अकड़ गई है। मुझे समझ में नहीं आई ये क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि पहले मुझे लगा कि शायद कुछ तो ऐसे गर्दन अकड़ गई है, कभी कभी सोते टाइम हो जाता है। लेकिन वो 10, 11, 12 बजे तक भी मैं उठ के बैठ नहीं पा रही थी, कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी, अपना खुद का काम नहीं कर पा रही थी, खाना नहीं खाया जा रहा था, बैठा भी नहीं जा रहा था, खड़े भी नहीं हुआ जा रहा था। फिर मुझे लगा कि हो जाएगी, एक दिन ठीक हो जाएगी, 1 या 2 दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन 2-3 दिन हो गए वो ठीक ही नहीं हुई। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी मुझे अपने जो है ब्लड रिपोर्ट करवानी चाहिए और डॉक्टर को मिलना चाहिए। मैंने जैसे ही ब्लड रिपोर्ट करवाई, फिर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ, हम लोग मिले डॉक्टर से। ब्लड रिपोर्ट में मेरा क्रेटिनाइन जो है, जो कि जनवरी मंथ में 0.9 था, अभी वो बढ़कर 1.2 हो गया था। और मुझे ये पता था कि मेरा क्रेटिनाइन बढ़ने वाला है, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन होती है तो क्रेटिनाइन सबसे पहले बढ़ता है। क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ था। उसके बाद मेरी जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें ESR बढ़ा हुआ था। आई थिंक 20 के अंदर होना चाहिए, लेकिन मेरा 26 के आसपास था। और मुझे डाउट था कि शायद ESR मतलब कोई तो बॉडी इन्फेक्शन होती है जिससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसकी वजह से शायद मेरी बॉडी में पेन आ रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। फिर डॉक्टर से मिली, डॉक्टर ने जो रिपोर्ट्स वगैरह सब चेक की, बाकी सारी रिपोर्ट्स ठीक थी, सिर्फ क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ था 1.2 के आसपास। डॉक्टर को लगा कि शायद रूमेटाइड आर्थराइटिस हो सकता है। उन्होंने मुझे बहुत सारे टेस्ट लिख के दिए, कफ के लिए भी टेस्ट थे और ये रूमेटाइड आर्थराइटिस के भी टेस्ट थे। लेकिन मेरी हालत बहुत ज़्यादा तब भी अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि मैं खड़ी मतलब ऐसे बैठ नहीं पा रही थी, उठ नहीं पा रही थी। तो डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि आप एडमिट हो जाओ, कि आपके पर जो है पूरे वो टेस्ट किए जाएंगे। ठीक है, मैंने एक दिन छोड़ के एडमिट हुई। वहाँ पे सारे इन्फेक्शन के टेस्ट किए गए, लंग्स के बहुत सारे टेस्ट थे। मेरे पास तो इतनी लंबी लिस्ट थी, अभी तो मुझे नाम भी उनके याद नहीं है। अगर मुझे वो मिलते हैं तो मैं आपको वो सारे जो है वो मेंशन कर दूंगी, कितने टेस्ट उन्होंने मुझे लिख के दिए थे। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का भी उन्होंने बोला था कि हमें डाउट है कि वो उसकी वजह से आपको ये पेन जो हो सकती है। वो सारे टेस्ट करवाने के बाद जब मैं एडमिट हुई, आई थिंक वेडनेसडे शाम को मैं एडमिट हुई थी, तभी उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक जो IV के थ्रू देते हैं वो स्टार्ट कर दिए थे। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में थर्सडे को मेरे टेस्ट हुए और उसमें मेरा क्रेटिनाइन बढ़ के 1.3 और 1.4 हो चुका था तब तक। और उन्होंने फिर जो मेरी मेन रिपोर्ट आई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वैल्यू भी ज़्यादा आई थी, लेकिन जितने भी टेस्ट लिख के दिए थे उनमें इन्फेक्शन के जो भी टेस्ट थे सारे जो नेगेटिव थे, किसी में कोई भी पॉजिटिव टेस्ट नहीं था। लेकिन डॉक्टर को समझ में नहीं आया कि ये किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन एक चीज़ समझ में आ गई कि मुझे पेन किस चीज़ का था। वहाँ पे मेरा विटामिन D का टेस्ट हुआ तो मेरा विटामिन D सिर्फ 2.3 कुछ था। तो डॉक्टर भी हैरान थे कि इतना विटामिन D कम कैसे हो सकता है, ये डाइट भी इतना भी थोड़ी डाइट में कुछ चेंजेस हो सकती है। लेकिन वो समझ से बाहर था और यही रीज़न था मेन जो मेरे पेन हो रही थी बॉडी में, क्योंकि इतना कम विटामिन D होने से मेरे पूरी बॉडी में अभी अकड़न आनी स्टार्ट हो गई थी और पेन भी बहुत ज़्यादा था। देन वो उसके इंजेक्शन स्टार्ट हुए विटामिन D के, हाई डोज के इंजेक्शन स्टार्ट हो गए और मेरे IV के थ्रू एंटीबायोटिक्स के जो इंजेक्शन थे वो भी स्टार्ट हो गए थे। वो ट्रीटमेंट चल रहा था और उसके बाद बाकी कुछ दिक्कत नहीं थी ऐसा। मेन मुझे अभी पेन की वजह से हो रहा था। खांसी थोड़ी कम हुई थी लेकिन मुझे कुछ खास रिलीफ नहीं मिला।
सैटरडे का दिन था और मुझे लगा कि डॉक्टर से बात करते हैं डिस्चार्ज का, क्योंकि अदरवाइज़ तो मुझे ऐसी तकलीफ़ नहीं थी कि मैं बेड में पड़ी रहूँ। और विटामिन डी के भी डेली वो इंजेक्शन लग रहे थे, उसकी वजह से अभी सैटरडे तक मेरी हालत काफ़ी ठीक थी। पेन भी काफ़ी हद तक कम हो चुका था, लेकिन खांसी उतनी अच्छे से ठीक नहीं हुई थी। देन मैंने डॉक्टर को बोला कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन खांसी में थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे डिस्चार्ज दे दो। तो उन्होंने बोला नहीं, अभी एंटीबायोटिक्स की पूरी डोज कंप्लीट होने से पहले हम लोग डिस्चार्ज नहीं देने वाले। हाँ, लेकिन आपकी अभी फिजियोथेरेपी स्टार्ट की जाएगी। और जो लंग स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनसे भी उनको भी रेफ़र किया गया है। वो अभी छुट्टी पे है, वो मंडे को आने वाले हैं, तो एक बार उनका भी ओपिनियन लेंगे कि किस चीज़ का इन्फेक्शन जो है वो हो रहा है आपको। तो सैटरडे के बाद मेरी फिजियोथेरेपी स्टार्ट हुई, और लंग्स के लिए जो स्पेशल होती थी, क्योंकि मेरे कफ जो है निकल नहीं रही थी बाहर, उसकी वजह से मुझे बार बार खांसी की प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन सच में वो इतना अच्छा मुझे लगा एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपी का, उससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला, क्योंकि मेरी कफ जो है वो उससे बाहर आ रही थी। जो मैंने सुबह शाम वो 3 टाइम आते थे वो एक्सरसाइज करवाने के लिए, संडे शाम तक तो मैं काफ़ी हद तक जो है मुझे रिलीफ मिल चुका था कफ से, क्योंकि वो कफ जो बाहर नहीं निकल पा रही थी उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद स्पायरोमीटर एक जो है ऑपरेटर्स उन्होंने दिया था एक्सरसाइज करने के लिए, उससे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला उस टाइम पे। तो बाकी स्टीमिंग और नेबुलाइज़र तो चल ही रहा था हॉस्पिटल में। देन मंडे को जब डॉक्टर आए, डॉक्टर आई थिंक दोपहर का टाइम था, यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई। अगर आप लोगों को समझ में आएगी तो आप मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। जब वो डॉक्टर आए, एक्चुअली डॉक्टर के असिस्टेंट आए थे पल्मोनरी डॉक्टर के, तो उन्होंने सारा कुछ पूछा और मेरी देखा रिपोर्ट्स वगैरह कब कौन कौन सी मेडिसिन चल रही थी। और एक चीज़ आपको बता दूं कि जो मेडिसिन मेरी चल रही थी उसमें सिर्फ ये जो इंजेक्शन दे रहे थे वही मेडिसिन चल रही थी। उसके अलावा मेरा टैग का टेस्ट हुआ था, उससे आई थिंक थर्सडे को मेरे सारे टेस्ट हुए थे, फ्राइडे को मेरा टैग का टेस्ट भी हुआ था, और टैग के टेस्ट में मेरा बिल्कुल नॉर्मल आया था। इसलिए मेरी जो मेडिसिन है उसमें डॉक्टर ने कुछ भी चेंज नहीं किया। तो जो मैं रेगुलर अपनी मेडिसिन खा रही थी वही सेम मेडिसिन खा रही थी, कोई मेडिसिन में चेंज नहीं था, सिर्फ जो आईवी के थ्रू इंजेक्शन ले रही थी वही ले रही थी। तो दोपहर को वो डॉक्टर जो पल्मोनरी डॉक्टर थे उनके असिस्टेंट आए और उन्होंने सारी रिपोर्ट चेक की कि कौन सी एंटीबायोटिक्स चल रहे हैं। तो वो सब उन्होंने देखकर बोला कि हाँ वो सब तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन अभी हम स्पोटम का टेस्ट करेंगे जिससे पता चलेगा कि किस चीज़ से इन्फेक्शन हो रही है आपको। तो मैंने बोला ठीक है, मैं उस चीज़ के लिए रेडी हो गई। देन रात को लेकिन कोई भी वो लैब से कोई भी वो टेस्ट के लिए कुछ भी प्रोसीजर जो हो नहीं किया गया, कोई वो टेस्ट नहीं किया गया। जैसे ही रात के 9 बजे और वो डॉक्टर का असिस्टेंट फिर से आए और उन्होंने मुझे बोला कि सुबह आपने अभी रात के 12 बजे के बाद आपने कुछ नहीं खाना है, सुबह आपका ब्रोंकोस्कोपी किया जाएगा।